हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदि कैरियर पॉइंट। मैं हूं शोभा मैम और स्वागत करती हूं आप सभी का क्विक रिवीजन सीरीज में। और स्टूडेंट, ये क्विक रिवीजन सीरीज सीबीएसई क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया है। आज है डे 5 और आज हम सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी से हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ब्रॉड स्टेजेस और थर्स्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है चैप्टर 1 का। तो इस टॉपिक को पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसी टॉपिक से हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक। सो ब्रॉड स्टेजेस एंड अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ब्रॉड स्टेजेस में सबसे पहले आपको पीरियड याद रखना है और कौन से पीरियड में कौन सा अप्रोच डेवलप हुआ है, और उसके साथ साथ उन अप्रोचेस के फीचर्स को भी हमें पढ़ना है। ठीक है। सबसे पहले अर्ली कॉलोनियल पीरियड यानी ब्रिटिश पीरियड। कॉलोनियल पीरियड के पहले जो है, एकदम शुरुआत में जब कॉलोनियल पीरियड शुरू होता है तब उस समय किस तरह का जो अप्रोच डेवलप करता है। तो भाई, जब कॉलोनियल पीरियड, अर्ली कॉलोनियल पीरियड की हम जब बात करते हैं तो ऑब्वियसली इट रिलेट्स विद एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है। एक्सप्लोर करना, डिस्कवर करना, न्यू एरियाज को डिस्कवर करना जहां से उनके नीड्स को फुलफिल कर सके, किसके, कॉलोनियल पावर्स की नीड्स फुलफिल हो सके, उनका ट्रेड एक्सपैंड हो सके, यानी कि जरा हिस्टोरिकल पॉइंट है। ठीक है। तो यहां पर इंपेरियल एंड ट्रेड इंटरेस्ट prompted the discovery and exploration of new areas। तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज के लोगों ने जो न्यू एरियाज को डिस्कवर किया, लोग जो खोजने निकले थे न्यू प्लेसेस को, किस लिए? ओनली फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। और वो इंटरेस्ट क्या था? ट्रेड इंटरेस्ट था एंड इंपेरियल इंटरेस्ट था। ठीक है। An encyclopedic description of the area formed an important aspect of the geographer's account। तो यहां पर आपको याद रखना है फीचर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। आप इसे दो नाम से जानते हैं। अर्ली कॉलोनियल पीरियड के जो अप्रोच है इसे आप टू नेम से जानते हैं, दैट इज नंबर 1 एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, यानी दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। और ब्रॉड स्टेजेस में दिस इज द फर्स्ट वन। अब उसके बाद यानी अर्ली कॉलोनियल हो गया, अब लैटर कॉलोनियल पीरियड में आते हैं। अब जब हम लैटर कॉलोनियल पीरियड में आते हैं तब शुरू होती है रीजनल एनालिसिस, यानी कि कौन सा रीजन बेस्ट है, कहां से ज्यादा बेनिफिट मिलेगी। यानी रीजन तो एक्सप्लोर कर लिया, एरियाज तो हमने एक्सप्लोर कर लिया, अब इसके बेसिस पे हम एनालिसिस शुरू कर रहे हैं। सो एलैबोरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ रीजन वर अंडरटेकिंग, यानी एक पर्टिकुलर रीजन, यानी अगर हमने नॉर्थ लिया तो नॉर्दर्न रीजन के पूरा हम उस पर स्टडी करेंगे, उस रीजन में क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, एवरीथिंग। And the idea was that all regions were part of a whole, that is the earth। और idea क्या है कि जितने भी regions है वो किसके part है? वो earth के ही part है। ठीक है, as a whole। So understanding the part in totality would lead to an understanding of the whole। यानी कि अगर हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट को सेपरेटली स्टडी भी करते हैं तो इसका ये मतलब है कि हम अर्थ एज ए होल स्टडी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी तो अर्थ के ही पार्ट है। तो ये हो गया अर्ली कॉलोनियल पीरियड। किससे रिलेटेड है? डिस्कवरी से रिलेटेड है। किसकी डिस्कवरी हम कर रहे हैं? न्यू एरियाज के। और एक्सप्लोर क्या कर रहे हैं? न्यू एरियाज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेटर कॉलोनियल पीरियड किससे रिलेटेड है? दिस डील्स विद द रीजनल एनालिसिस। नॉर्थ को, साउथ को, ईस्ट को, वेस्ट को हम डिस्कस करें, यानी व्हाट वी आर एक्चुअली वांट टू डू, वी वांट टू स्टडी अर्थ एज ए होल। स्टडी अर्थ को हम स्टडी करना चाहते हैं। होल पार्ट ऑफ द अर्थ वी वांट टू स्टडी बिकॉज एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ द अर्थ इन टोटालिटी। ओके, नाउ द थर्ड स्टेज। सो फर्स्ट स्टेज अर्ली कॉलोनियल पीरियड, second stage later colonial period, and each phase has their own approach and their own broad features, and we must be knowing about, we should know fully about this। ठीक है। 1930s थ्रू द इंटरवार पीरियड। तो 1930s के बाद से लेकर इंटरवार पीरियड, तो कौन सा वार? आपका वर्ल्ड वार जो चल रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वार। तो ये इंटरवार पीरियड में पूरा हमें इनकी जानकारी होनी चाहिए। तो यहां पर जो अप्रोच डेवलप होती है दैट इज नोन एज एरियल डिफरेंशिएशन। ठीक है। एरियल डिफरेंशिएशन में क्या है? द फोकस वाज ऑन आइडेंटिफाइंग। हमको अब आइडेंटिफाई करना है। हमने क्या किया? पूरे पार्ट को, रीजन को स्टडी कर दिया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट को स्टडी कर लिया। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हाट इज द यूनिकनेस। अब ये यूनिकनेस क्या है? नॉर्थ का यूनिकनेस क्या है? ईस्ट किस में अपने आप में यूनिक है? साउथ
एंड वेस्ट, इन सब के यूनिकनेस को आपको आइडेंटिफाई करना है एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ एंड व्हाई इट वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर। तो नॉर्थ क्यों अलग है, साउथ क्यों इसमें डिफरेंस है, क्यों सेम फीचर्स यहां पर नहीं मिलते हैं, ईस्ट और वेस्ट में क्या डिफरेंसेस है, या नॉर्थ एंड वेस्ट में क्या डिफरेंसेस है, इन डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना, और आइडेंटिफाई केवल डिफरेंस को नहीं करना, डिफरेंशिएट करना, और उसके साथ साथ व्हाई यानी कि आपको रीजन भी तलाशना। ठीक है, एरियल डिफरेंशिएशन है ऑब्वियसली, किसमें नॉर्दर्न रीजन, सदर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, सब में डिफरेंसेस है। तो व्हाट डिफरेंसेस आर देयर, और इनमें जो डिफरेंसेस है उन डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करना, एंड व्हाई दीज डिफरेंसेस आर देयर। इन 3 क्वेश्चन के आंसर यहां पर, यानी आप हाउ एंड व्हाई से डील कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, यानी पहले में हमने एरिया को खोजा, दूसरे में हमने रीजनल बेसिस पे एनालिसिस कर लिया, तीसरे में अब हम एरियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अलग अलग, और ये कब 1930s में। ठीक है, अब इसके बाद लेट 1950s टू लेट 1960s, तो अब कौन सा आ गया, स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है, तो इट इज मार्क्ड बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर्स। तो इसके फीचर्स याद रखने, स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर्स का यूज किया जाने लगा, सोफिस्टिकेटेड और स्टैटिस्टिकल टूल्स को हम यूज करते हैं जिससे हमें काम करने में सुविधा हो। नेक्स्ट क्या करें, लॉ ऑफ फिजिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर किसका अप्लाई हो रहा है, लॉ ऑफ फिजिक्स अप्लाई हो रहा है, वर ऑफन अप्लाइड टू मैप एंड एनालाइज ह्यूमन फेनोमेना। हम किसी भी चीज को ड्रॉ करते हैं, मैप का मतलब ये नहीं है कि आपका पॉलिटिकल मैप होगा या फिजिकल मैप होगा, आप पूरे फेनोमेना का भी अपना एक माइंड मैप ड्रॉ कर सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं डिटेल में कि क्या हो रहा है। फिजिक्स को अप्लाई कर रहे हैं मैप को बनाने के लिए कि कौन से रीजन कहां पर है, क्या है इक्वेटर, क्या है, सब कुछ इन सभी को स्टडी करना है हमको। एंड दिस फेज वाज कॉल्ड द क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है दैट विच फेज इज नोन एज क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, इट वाज स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन। यानी हम क्वांटिटी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्वालिटी यहां पर कोई बात नहीं हो रही कि कितने क्वांटिटी में क्या हो रहा है। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू आइडेंटिफाई मैपेबल पैटर्न फॉर डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज हो रहे हैं ह्यूमन के द्वारा उनका हम मैपेबल पैटर्न तैयार कर रहे हैं कि क्यों ऐसे हो रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें प्रिमिटिव एज, तो प्रिमिटिव एज में क्या था, प्रिमिटिव एज में लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, लो लेवल टेक्नोलॉजी होने की वजह से क्या था, जो ह्यूमन बींग्स था टोटली किसके ऊपर डिपेंड थे, दे वर टोटली डिपेंड ऑन एनवायरमेंट, देयर इमीडिएट एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड थे, यानी एनवायरमेंट से सब कुछ लेते थे। तो व्हाई इन दिस प्रिमिटिव स्टेज पीपल टोटली डिपेंड ऑन एनवायरमेंट, बिकॉज ऑफ द लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो थी लेकिन जो हाई लेवल आज के टाइम पर है वो नहीं थी। ठीक है, तो इसके पीछे रीजन तलाशना, मैपेबल पैटर्न। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या चेंज होता है, फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या चेंज होता है, इसका एक मैपेबल पैटर्न तैयार करना ह्यूमन एक्टिविटीज का, और कैसे हम मून तक पहुंच गए, इन सभी चीजों को स्टडी करना। ठीक है, तो ये थे डिफरेंट स्टेजेस 4, यानी फर्स्ट वन अर्ली कॉलोनियल पीरियड, सेकेंड वन लेटर कॉलोनियल पीरियड, थर्ड में हमने क्या देखा कि थ्रू इंटरवार पीरियड यानी 1930 से लेकर इंटरवार पीरियड तक एरियल डिफरेंशिएशन, और लेट 1950s टू द लेट 1960s देखिए एडवांसमेंट हो रहा, स्टेजेस डेवलप हो रहे हैं। पहले हमें प्लेस पता नहीं था तो हमने प्लेस सर्च किया, डिस्कवरी की, एक्सप्लोर किया। सेकेंड में जब एक्सप्लोर हो गया तो अब हमने उनका एनालिसिस करना शुरू किया, जब एनालिसिस हो गया तो हमने एरियल डिफरेंशिएशन शुरू किया। यानी अब हम जान गए हैं कि क्या है, अब हम उसके यूनिकनेस को जानेंगे। अब जब यूनिकनेस को जान गए तो अब हम बात करेंगे कि हम अपने सिस्टम में कैसे चेंजेस ला सकते हैं। यूज ऑफ कंप्यूटर, स्टैटिस्टिकल टूल, सोफिस्टिकेटेड स्टैटिस्टिकल टूल को यूज कर हम अपने काम को अच्छा करने के लिए, और इस समय तक बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो चुका था और इसलिए हमने किसके लॉ को अप्लाई किया, फिजिक्स के लॉ को अप्लाई किया। ठीक है, एंड ह्यूमन फेनोमेना को एनालाइज किया, एनालिसिस किया। सो स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन लेकिन किस पर डील करती, क्वांटिटिव रेवोल्यूशन, यानी क्वांटिटी देख रहे कि क्या काम कब कब किस किस बेसिस में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं 1970s, यानी कि पहला आपका अर्ली हो गया, अर्ली कॉलोनियल पीरियड, नेक्स्ट हो गया आपका लेटर कॉलोनियल पीरियड,
अब उसके बाद आपका क्या आ गया 1930 से आपका कब तक इंटरवार पीरियड। अब ये इंटरवार पीरियड आप समझ लीजिए 1950s तक। अब 1950s तक। अब 1950s से अब हम कहां चलते हैं 1950s से हम 1960s तक चलते हैं। अब 1960s के बाद अब हम 1970s में आ गए। अब 1970s में और एडवांसमेंट हो गया। अब यहां पर 3 डिफरेंट स्कूल्स एट ए टाइम इमर्ज होते हैं। 3 डिफरेंट स्कूल्स यहां आते हैं, दैट इज इमर्जेंस ऑफ ह्यूमैनिस्टिक स्कूल, रेडिकल स्कूल एंड बिहेवियरल स्कूल। यानी यहाँ पर रेडिकल चेंजेस, ह्यूमैनिस्टिक यानी ह्यूमन वे में ह्यूमनाइज करना किसी चीज को, खाली क्वांटिटी को देखने से नहीं होगा, ठीक है, हमें क्वालिटी पर भी फोकस करना और कैसे सोसाइटी एक दूसरे से रिलेटेड है इस पर भी हमें फोकस करना। सो डिसकंटेनमेंट विद द क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। डिसकंटेनमेंट मतलब यहां पर क्या है, it is not in favor of the quantitative revolution and its dehumanized manner of doing geography, यानी humanized manner होना चाहिए, लेकिन यहां पर हमने क्या देखा था स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन में dehumanized manner था। अब doing geography led to the emergence of 3 schools of thought of human geography in the 1970s। तो causes behind, यहां पर आपको पढ़ना क्या है causes behind, ये भी आपको कीवर्ड याद रखना है। बिहाइंड द इमर्जेंस ऑफ दीज 3 स्कूल, नंबर 1 डिसकंटेनमेंट विद द क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, ये क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन से डिसकंटेंट थे। नेक्स्ट डीह्यूमनाइज मैनर ऑफ डूइंग ज्योग्राफी, ज्योग्राफी को हमको ह्यूमनाइज मैनर में करना है, डीह्यूमनाइज मैनर में नहीं करना है। सो ह्यूमन ज्योग्राफी वाज मेड मोर रेलिवेंट टू दी सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी। तो हम जो भी करते हैं हमारी एक्टिविटी, इन सब का जो है किसके साथ रिलेशन, हमारे सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम से। एंड दैट्स वाई यहां पर ह्यूमन ज्योग्राफी को क्या किया गया और ज्यादा रेलिवेंट किया गया, किससे, टू द सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी बाय द इमर्जेंस ऑफ दीज 3 स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। नाउ 1990s, अब 70s से चल रहा था आपका इमरजेंसी ऑफ ह्यूमैनिस्टिक रेडिकल, यानी जो रेडिकल चेंजेस चाहते थे, बिहेवियरल, जो बिहेवियर पर को देखकर स्टडी करते थे, ठीक है। तो अब जो है अब ये बिहेवियरल के बारे में और एक पॉइंट, दैट दे एक्चुअली पुट एम्फेसिस ऑन द लाइव्ड एक्सपीरियंसेस, ठीक है। लाइव्ड एक्सपीरियंस पर इन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, सोशल कैटेगरीज पर, एथनिसिटी पर, रेस पर, रिलीजियन पर, ठीक है। वहीं पर अगर हम रेडिकल स्कूल की बात करें तो इसका एग्जांपल आपका क्या आ गया, दैट इज द मार्क्सिस्ट स्कूल, ठीक है। रेडिकल स्कूल मतलब मार्क्सियन थ्योरी पर ये बेस्ड है और इनके जो बेसिक जो रीजंस है, किस चीज पर इन्होंने जोर दिया, इन्होंने ह्यूमन एक्टिविटीज पर जोर नहीं दिया कि ह्यूमन एक्टिविटीज में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसकी क्वांटिटी क्या है, इस पर नहीं, क्वालिटी पर अब ध्यान देना है कि क्या है, इसकी क्वालिटी बेस्ट है और डाउन है। तो इन्होंने रेडिकल स्कूल ने पॉवर्टी पर ध्यान दिया, ठीक है। पॉवर्टी के पीछे रीजन क्या है, व्हाट आर द कॉजेस बिहाइंड पॉवर्टी, डिप्राइवेशन के पीछे रीजन क्या है, ठीक है। सोशल इनइक्वालिटी, व्हाई देयर आर सोशल इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी, इन सारे चीजों के ऊपर इन्होंने ध्यान दिया। अगर हम बात करें ह्यूमैनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, तो दिस इज एक्चुअली दैट इज द ह्यूमैनिस्टिक स्कूल का मतलब क्या है, दैट इज द वेलफेयर स्कूल, ठीक है। वेलफेयर स्कूल, ह्यूमैनिस्टिक स्कूल और वेलफेयर स्कूल, रेडिकल स्कूल और मार्क्सिस्ट स्कूल, ठीक है, यानी कि ये मार्क्सिस्ट थ्योरी पर बेस्ड है। और बिहेवियरल स्कूल किस पर बेस्ड है, ग्रेट एम्फेसिस on what life experiences and also on the perception of space by social categories, which is based on what, that is based on ethnicity, race and religion etc, ठीक है। तो आई होप कि ये 1970s के ह्यूमैनिस्टिक, रेडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल ये सारे आप लोगों के यहां से क्लियर हो गए, ठीक है। तो ह्यूमैनिस्टिक स्कूल का दूसरा नाम क्या है, वेलफेयर स्कूल, ओके, ये याद रखिएगा। रेडिकल स्कूल इज बेस्ड ऑन मार्क्सियन थ्योरी, ये आपको याद रखना है। एंड व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट मार्क्सियन थ्योरी, तो दिस मींस दैट दे पुट एम्फेसिस ऑन द डाउन ट्रोडन सेक्शन इन द सोसाइटी। ये किस पर ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, किस पर ज्यादा इनका फोकस होता है, डाउन ट्रोडन सेक्शन। एंड व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट डाउन ट्रोडन सेक्शन, दिस मींस दैट दे डील्स विद द causes behind poverty, causes behind economic inequality, social inequality and all these things. And behavioral school ये किस पर ज्यादा फोकस करती है, ऑन दी लाइव्ड एक्सपीरियंसेस, ठीक है, लाइव एक्सपीरियंसेस पर ज्यादा फोकस करती है, यानी ह्यूमनाइज करती है, डीह्यूमनाइज नहीं करना, मशीन पर हमको नहीं डिपेंड रहना, हमको सोसाइटी को भी देखना है। वी हैव टू सी द पॉलिटिकल रियलिटी एज वेल, सोशल रियलिटी एज वेल, ठीक है। नाउ
1990s. Now this comes the time of postmodernism in geography. Now what is this postmodernism? यानी यहाँ पर हमको लॉजिक पर ध्यान देना है, हमको यहाँ पर रीजन पर ध्यान देना है, हमको जो दिख रहा है वो उसके पीछे रीजन क्या है और फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इन सारी चीजों पर भी ध्यान देना है. सो द ग्रैंड जनरलाइजेशन एंड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल थ्योरीज टू एक्सप्लेन ह्यूमन कंडीशन वर क्वेश्चन. ये जो हमने जो कहा कि आज जो हुआ है ये होता रहेगा, ऐसे होता है, तो ये ह्यूमन कंडीशन के पीछे ये यूनिवर्सल थ्योरीज जो है क्या है, हम ग्रैंड जनरलाइजेशन कर देते हैं. तो ये जनरलाइजेशन करने के पीछे जो रीजन है, इन सबको क्वेश्चन किया गया कि क्यों हम ऐसा करते हैं, क्यों नहीं हम जो प्रेजेंट हमारे सामने वट एवर थिंग इज गोइंग टू बी हैपन, हम उसे देखें, उसको हम स्टडी करें, उसके पीछे साइंटिफिक स्टडी करेंगे हम सोसाइटी का, ठीक है, और उसके बाद हम उससे निकालेंगे कंक्लूजन, ठीक है. एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ईच लोकल कॉन्टेक्स्ट. हमको ग्रैंड जनरलाइजेशन नहीं करना है, हमको पूरे वर्ल्ड को एट ए टाइम नहीं लेना है, क्योंकि जो प्रॉब्लम अगर यूएस में है तो सेम प्रॉब्लम इंडिया में होगा, ये जरूरी नहीं है. यूएस के डिफरेंट फीचर्स है, यूएस का सोशल पॉलिटिकल कंडीशन दूसरा है, इंडिया का दूसरा है, तो सेम कैसे हो सकते हैं? व्हाई द रीजन्स विल बी सेम देयर, रीजन्स विल नॉट बी सेम. सो इसलिए ईच लोकल कॉन्टेक्स्ट को फोकस करना एंड इट्स ओन राइट वाज एम्फेसाइज्ड. तो ये था आपका पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी. तो आई होप कि आपको जितने भी ब्रॉड स्टेजेस एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के अप्रोच पूरे क्लियर हो गए होंगे. तो एक बार हम क्विक रिवीजन करते, रिकैपिचुलेट करते, फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो पहले आपका क्या आ गया? अर्ली कॉलोनियल पीरियड. अब अर्ली कॉलोनियल पीरियड में हमने क्या देखा? एक्सप्लोरेशन देखा. एंड क्या देखा हमने? डिस्क्रिप्शन देखा. हमने एक्सप्लोर किया क्योंकि हमको जमीन चाहिए थी, तो हमको एरिया चाहिए था ट्रेड करने के लिए, इंपेरियल पर्पस के लिए, वो हमने देखा. नेक्स्ट अब लेटर आ गए. लेटर कॉलोनियल पीरियड में क्या होगा? अब हम रीजनल एनालिसिस करेंगे कि किस रीजन से हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, वहां पर क्या है, इन सब के बारे में हमको जानना है. अब उसके बाद 1930 से फिर इंटरवार पीरियड आ गया. What we observed here, एरियल डिफरेंशिएशन यानी कि यूनिकनेस. एरियल डिफरेंशिएशन हमेशा याद रखिएगा किसी पर्टिकुलर एरिया के यूनिकनेस के बारे में. अब 1930s के बाद अब 1950s से 1960s के बीच में अब क्या देखते हैं हम? यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर का यूज हो रहा है, सोफिस्टिकेटेड टूल, जिससे हमको काम करने में आसानी हो, यानी कि स्पैटियल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ हम आ रहे हैं. ठीक है. अब 1970s में लेकिन मेजर चेंज हो रहा है. ये क्वांटिटेटिव है, तो ये जो नेक्स्ट फेज है ये क्वालिटेटिव है. ठीक है, ये क्वालिटेटिव है. और यहां पर 3 स्कूल्स के बारे में हमने देखा, दैट इज वेलफेयर स्कूल, नेक्स्ट है रेडिकल स्कूल एंड थर्ड है बिहेवियरल स्कूल. ठीक है. अब इसके बाद 1990s में आपका मॉडर्निज्म के बाद का टाइम, दैट इज पोस्ट मॉडर्निज्म. ठीक है. पोस्ट मॉडर्निज्म हम देख रहे हैं कि क्यों, वाई ग्रैंड जनरलाइजेशन एंड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल थ्योरीज जो है वो ह्यूमन कंडीशन को एक्सप्लेन करते, इस पर क्वेश्चन रेज किया. इन्होंने पूरे जनरलाइजेशन को नहीं लिया कि एक पे हुआ तो सबके होगा, ऐसा वैसा नहीं लिया, बल्कि इन्होंने लोकल कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखा, ईच लोकल इश्यूज को ध्यान में रखा और उनके राइट्स को एम्फेसाइज करने की कोशिश की. ठीक है. तो आइए अब करते हैं क्वेश्चंस. So which one of the following pair is correctly matched? तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि which pair is correctly matched. Choose the correct four. तो स्टार्ट करते हैं. टाइमर 10 सेकेंड का टाइमर है. स्टूडेंट प्लीज गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ओके. ओके, टाइम्स अप. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. आपको क्या करना था? चूज करना था करेक्टली मैच पेयर को चूज करना था. सो स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड विद, यहां पर क्या लिखा है? क्वालिटेटिव. लेकिन अभी मैंने पढ़ा है इट इज नॉट बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव, ये किस पर बेस्ड था? क्वांटिटेटिव था. ठीक है. एरियल डिफरेंशिएशन, आइडेंटिफाई द यूनिकनेस ऑफ एनी रीजन, तो ये करेक्ट है. पोस्ट मॉडर्निज्म, अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट, नो, लोकल कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने की बात कर रहे हैं. एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरी ऑफ न्यू एरिया. सो दैट्स व्हाई ऑप्शन 2 and 4 इज ओनली द करेक्ट पेयर. ओके. सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन.
This age was marked by use of computers and sophisticated statistical tool. Law of physics were often applied to map and analyze. ये तो अब भी आपने समझा, आई होप कि आपको ये पता होगा. आई डोंट थिंक कि आपको इसको ज्यादा टाइम लगेगा. एंड दिस इज द सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है जो सीबीएसई ने दिया हुआ है. ठीक है, ओके. सो द करेक्ट आंसर, आई होप कि सभी ने करेक्ट ही आंसर शुरू में दिया होगा, दैट इज स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन. अभी हमने देखा स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके फीचर्स क्या है, क्वांटिटेटिव है. ठीक है, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन है, कंप्यूटर का यूज हो रहा है, सोफिस्टिकेटेड स्टैटिस्टिकल टूल का यूज हो रहा है, लॉ ऑफ फिजिक्स अप्लाई हो रहा है. दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स. अगर ये 3 पॉइंट है तो एकदम आप स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन को ही टिक करेंगे और सही तरीके से इस तरह से आप सारे फीचर्स को याद कीजिए ताकि आप सभी के क्वेश्चन के आंसर दे सके. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द अप्रोच. अब यहां पर स्टेटमेंट दिया गया है जो कि आपको खुद पढ़ना है और आपको अप्रोच को आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, सो योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ. ओके, टाइम्स अप. तो चेक करते हैं करेक्ट आंसर. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. तो स्टेटमेंट्स क्या है, नंबर 1, इट डील विद ह्यूमन ज्योग्राफी. एक ऐसी अप्रोच जो ह्यूमन ज्योग्राफी से डील करती है. यस, नॉट इन फेवर ऑफ क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन. ये क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के फेवर में नहीं थी. इट इज अगेंस्ट डीह्यूमनाइज्ड नेचर ऑफ ज्योग्राफी. तो ये किससे रिलेटेड है, इट इज ऑप्शन डी ऑल, दैट इज रेडिकल स्कूल, ह्यूमैनिस्टिक स्कूल, बिहेवियरल स्कूल, जो कि 1970s का अप्रोच है. ठीक है, 3 स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. आई होप कि आप लोगों को सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे एंड क्वेश्चन एंड आंसर आपके अंडरस्टैंडिंग को और क्लियर कर दिए होंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड थैंक्स वंस अगेन. बाय बाय.